हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। और इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। एक बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर पीरियोडिक टेबल के ऊपर, फिर गैसियस स्टेट के ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हो गए। अगर आपको इन वीडियो को वॉच करना है तो आप क्या करोगे, क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाओगे और इन वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या कवर करेंगे, सॉलिड स्टेट को कवर करेंगे। तो पूरे लेक्चर में एक ही चैप्टर कवर करेंगे और कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे भी नहीं। क्लियर है? और ये लेक्चर मेनली किसके लिए होगा, जेई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप ये लेक्चर देख के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैं जैसे जैसे बताऊं आपको वैसे वैसे पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको डिटेल में सॉलिड स्टेट देखना है तो आप क्या करोगे, आप सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसका डिटेल में वीडियो देख लोगे, वो मैंने डिटेल में चैप्टर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड से। तो सॉलिड मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना? अब देखो जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं, मतलब फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है ना? जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये इनका फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं। अब ये फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसलिए क्या होता है, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? जबकि इनका मैं बात करूं क्या होगा, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी कि ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है ना? थर्ड की बात करें, देखो यहां पर तुम अगर ध्यान से देखो, यहां पर देखो पूरा देखो सिस्टमैटिक है, मतलब क्या होगा, काफी दूर तक देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पॉइंट, किसको बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या होगा, यूनिट सेल यहां पर जो होती है वो क्या होती है, काफी दूर तक होती है, पूरी सेम यूनिट सेल होती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में देखो क्या होता है कि यहां पे देखो यूनिट सेल क्या है तुम्हारी, डिफरेंट है, और यहां पे यूनिट सेल देखो क्या है तुम्हारी, डिफरेंट है, यहां पर फिर क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी यहां तक क्या होगा, देखो यार थोड़ी दूर तक क्या सिमिट्री है, ये थोड़ी दूर तक सिमिलर है यूनिट सेल, उसके बाद डिफरेंट है, उसके बाद डिफरेंट है। जबकि यहां पर क्या था, पूरा लॉन्ग रेंज तक क्या है, बिल्कुल सेम यूनिट सेल है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो आपको ये याद रखना है कि देखो बच्चों, इस सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। क्या मेरी बात आई क्लियर आप लोगों को? तब ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो इसका। अब बच्चों देखो यहां पर इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होते हैं NaCl, CaCl, ZnS, और यही हम लोग मेनली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? जबकि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या क्या होता है, जैसे मान लो हो गया प्लास्टिक, हो गया रबर, हो गया, ठीक है ना, ग्लास हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, एमॉर्फस सॉलिड के। ठीक है? तो बच्चों देखो इसमें मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। 5 नंबर बात क्या होगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? और ये क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब पहले समझाते हैं आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होगा। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज होंगे एक्स एक्सेस में भी, वाई एक्सेस में भी और जेड एक्सेस में भी। तो हर टाइप की यूनिट सेल मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सेस में भी होगी, वाई एक्सेस में भी होगी और जेड एक्सेस में भी होगी। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी हर एक डायरेक्शन में सेम होगी, और जिसकी आइसोट्रॉपिक मतलब ही होता है कि सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक होंगे। जबकि ये क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी इनकी सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ग्रेफाइट ले लो, तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक डायरेक्शन में कंडक्टर होता है और एक डायरेक्शन में इंसुलेटर होता है। तो ग्रेफाइट की देखो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई। तो अब क्या करो, जल्दी से इसको नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना।
तो बच्चों देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो इसको 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब बच्चों देखो आयनिक सॉलिड में बॉन्ड क्या क्या होता है, कैसे पहचानोगे आप इसको। तो आयनिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मेटालिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या फिर वैन डर वाल्स फोर्स होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों आयनिक सॉलिड का एग्जांपल की मैं बात करूं क्या होगा, तो इसमें बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे इसका एग्जांपल की बात करूंगा, NaCl हो गया, CaCl हो गया, ZnS हो गया, ये सब क्या आयनिक सॉलिड है। और इसको ही हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है, यानी एक NaCl का दूसरे NaCl के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और इसी बॉन्ड के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, डायमंड हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया। क्लियर है। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, जिसमें मेटालिक बॉन्ड होगा, जिससे क्या होगा, Cu हो गया, लिथियम हो गया, आयरन हो गया। यानी कोई आयरन का ब्लॉक ले लो तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे आयरन की, तो एक आयरन दूसरे आयरन के साथ किस बॉन्ड से अटैच होगा, मेटालिक बॉन्ड से, तो वो सॉलिड क्या होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वैन डर वाल्स फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे वाटर को अगर सॉलिड बनाओगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होगा, वैन डर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। वैसे अमोनिया के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोवलेंट सॉलिड है, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो अमोनिया के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, बट एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ किससे अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, तो वो कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे P4 हो गया, S8 हो गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ में आ गए। कंडक्टिविटी की बात करूं तो इसमें बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है। समझ में आई बात आपको। अब बताओ इस चारों में बेस्ट इंसुलेटर क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो क्या होता है, वो बेस्ट इंसुलेटर होता है। ठीक है। जबकि बात को बताओ आयनिक सॉलिड क्या होता है, ये आयनिक सॉलिड कंडक्टर होता है, बट कब होता है, तो ये कंडक्टर होता है एक्वस और मॉल्टन स्टेट में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। चलो फिर ठीक है। अब पूछो बताओ बच्चों डायमंड क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं तो बच्चों ग्रेफाइट की बात करूं, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा NP-BP बताओ, तो बताओ बच्चों आयनिक सॉलिड देखो, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड मतलब जो एटम्स के बीच में बनते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। यानी ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो इनका NP-BP भी क्या होगा, हाई होगा। इसका NP-BP क्या होगा, ये भी हाई होगा। इसका NP-BP क्या होगा, ये भी हाई होगा। और इसका NP-BP क्या होता है, लो होता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो आप नोट करिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं स्पेस लैटिस आपको बताना चाहूंगा। बच्चों मैंने आप पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बस मैंने 3D में अरेंज कर दिया, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट बनेगा, तो देखो आपको यहाँ पर 3D में पहली बार देखने में प्रॉब्लम होगी, ये 2D दिख रहा है, इसी के ऊपर ही मैंने पॉइंट्स रख दिए। तो जो अरेंजमेंट बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। अगर मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। अगर बच्चों देखो इसी पॉइंट की जगह मैंने क्या कर दिया, ये जो पॉइंट 3D में था, पहले देखो मैं इसको लिख लेता हूं, तो 3D में पॉइंट है, इसी की जगह मैंने क्या रख दिया, क्रिस्टल रख दिया। जैसे मान लो मैंने Na+ रख दिया, Cl- रख दिया, Na+ हो गया, Cl- हो गया। ये क्लियर हो रही है आपको बातें। बस मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, उस पॉइंट की जगह मैंने क्या कर दिया, क्रिस्टल रख दिया उठा के। तो इसको जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहां पे ये यूनिट देखो बार बार रिपीट कर रही है, और ये यूनिट है क्या, देखो बताओ ये यूनिट क्या है,
ये देखने में स्क्वायर लग रहा है बट स्क्वायर नहीं है, 3D में देखने को ट्राई करो। तो ऐसे एक लेयर ऊपर भी होगी, तो 3D में देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्यूब दिखेगा, वो क्यूब बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस जो यूनिट बार बार रिपीट करती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बार बार रिपीट कर रहा है, क्यूब रिपीट कर रहा है। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो जो यूनिट बार बार रिपीट करती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब बताओ किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितनी यूनिट सेल होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है। दूसरा पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर्टी क्रिस्टल लैटिस की होती है वही प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होती है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो हम लोग यहां पढ़ते हैं, मैं आपको इसको स्टार्टिंग में क्यूब के बारे में बता देता हूं। यहां पे यूनिट सेल क्यूब बनी है ना, तो क्यूब के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि बच्चों आपको पता है क्यूब ऐसा दिखता है, 3D वगैरह आप देखोगे तो ये ऐसा क्यूब दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर बताओ फेस डायगोनल कितना होता है, यहां पे फेसेस कितनी होती है, तो फेसेस होती है 6 होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेस सेंटर कितना होता है, फेस सेंटर भी 6 होता है। इस फेस के सेंटर को फेस सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ बच्चों यहां पर बॉडी सेंटर कितना होता है, बॉडी सेंटर 1 होता है जो बीच में होता है, ठीक है। मैंने पूछा बताओ बच्चों कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं। अब बताओ बच्चों फेस डायगोनल कितना होता है, हर फेस में 2 फेस डायगोनल होता है। कौन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। तो हर फेस में 2 फेस डायगोनल है, तो 6 फेस में कितना होगा, 12 फेस डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल मतलब होगा कि वो कॉर्नर को उस कॉर्नर से अटैच कर दो, ये इसको क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल, जो कि बॉडी के सेंटर से पास होता है। फेस डायगोनल फेस के सेंटर से पास होता है, जबकि बॉडी डायगोनल बॉडी के सेंटर से पास होता है। तो कितने होते हैं बॉडी डायगोनल, ये भी 4 होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, चलो ठीक है। अब बच्चों एज कितनी होती है, तो एजेस कितनी होंगी, 12 होंगी। इसको एज बोलते हैं, ये जो ब्लैक से तुम्हें दिख रहा है, तो ये 1 2 3 4 नीचे और 4 ये 12 हो गया। अगर मैं पूछा एज अगर 12 है तो एज सेंटर कितना होगा, हर एज में एक एज सेंटर होता है। जैसे यहां पर इस एज में देखो एक एज सेंटर है, तो 12 एज में क्या होगा, 12 एज सेंटर होगा। क्लियर है। तो आप लोग क्या करो जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। किसी भी क्यूब में कितने टाइप की सिमेट्री होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होती है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे और उस वीडियो को वॉच कर लोगे। यहाँ मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो COS कितना होता है, 1 होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 9 होती है। पूछेगा बताओ ये कैसे 9 कैसे आया, तो रेक्टेंगुलर प्लस डायगोनल से आया। रेक्टेंगुलर कितनी होती है, 3 होती है, और डायगोनल कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। AOS मतलब होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, वो कितना होता है, 13 होता है। ये 13 कैसे आया, ये 4 4 3 4 और 2 4 से आया। 4 4 वाली कितनी होती है, ये 3 होती है। 3 4 वाली कितनी होती है, 4 होती है। ये कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तब ये कितना आ गया, 13 आ गया। अगर आपसे पूछेगा बता जो टोटल सिमेट्री कितनी होती है, तो टोटल के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दो। तो 13 और 9 22 और +1 कितना हो गया, 23 हो गया। तो किसी भी क्यूब में 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और ब्रेवियस लैटिस क्या होता है। तो आपको याद होगा क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस किया था और मैं क्यूब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो वैसे हम लोगों ने क्यूब के बारे में डिस्कस किया तो वो एक टाइप हो गया। वैसे ही नेचर में 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है, तो द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इन नेचर आर नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। तो कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं, नाम क्या होता है, वो अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, तो क्रिस्टल लैटिस नेचर में तो 7 टाइप के मिलते हैं, बट आप उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, 14 टाइप से, मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 टाइप से, उससे ज्यादा आप अरेंज नहीं कर सकते हो। तो 14 नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। तो ये कितने टाइप का होता है, 14 टाइप का होता है, ठीक है ना।
तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। तो बच्चों देखो, जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं। तो नेचर में क्रिस्टल लैटिस नेचर में 7 टाइप से मिलते हैं, तो उसको क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। आप इसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, 14 टाइप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब, इन सबको तुम देखो सिंपल क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल क्यूब मतलब सिर्फ कॉर्नर्स में एटम होंगे। और मैं बात करूं, देखो इसको तुम बीसीसी भी बना सकते हो, एफसीसी भी बना सकते हो, बट इसको एंड सेंटर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, यहां हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है क्योंकि वन शॉट वीडियो है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे और इस वीडियो को वॉच करोगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो कैसे याद करने का, सिंपल क्यूबिक में सबको अरेंज किया हुआ है, बीसीसी एफसीसी। ऑर्थोरॉम्बिक में आओ, इसको बीसीसी भी, एफसीसी भी, एंड सेंटर भी, और इसके ऊपर वाले को एंड सेंटर और सबसे नीचे वाले को बीसीसी। तो टोटल कितने हो गए, देखो 7 ये हो गया, 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। क्लियर है, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। और बच्चों देखो, यहाँ पर किसी भी क्यूब के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। तो क्यूब देखो इस टाइप से होता है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो ये वाली एक्सेस जो है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला कि ये एक्स एक्सेस है, इस एक्सेस को मैंने क्या बोल दिया, ये वाई एक्सेस है, और इस वाली एक्सेस को मैंने क्या बोल दिया, ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो क्यूब कहाँ रखा है, एक्स वाई जेड 3D में होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जैसे कि ये क्यूब दिख रहा है आपको 3D में। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक्स एक्सेस में जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एज लेंथ ए बोलेंगे। ये वाली एज लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और इस वाली एज लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में जो एज लेंथ है ए हो गया, वाई एक्सेस में वाली को बी हो गया, और जेड एक्सेस वाले में सी हो गया। अब देखो अल्फा बीटा गामा बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, फेस के बीच का एंगल होता है। यानी अल्फा एंगल एक्स के अपोजिट, देखो इस एंगल को अल्फा एंगल बोलते हैं। वाई के अपोजिट वाला क्या बचा, ये, तो इसको बीटा एंगल बोलते हैं। और जेड के अपोजिट क्या है, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी क्यूब में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल तीनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, और कितने होते हैं, 90 होते हैं। और एज लेंथ भी क्या होती है, वो भी इक्वल होती है। क्लियर है, तो अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ सबके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी तो आपको क्यूब के बारे में पता है, अभी मैं सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो नोट करिए पहले आप इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसा कि आपको क्यूब दिख रहा होगा, तो क्यूब में क्या होती है, तीनों एज लेंथ बराबर होती है, चाहे वो एक्स एक्सेस हो गई, चाहे वो वाई एक्सेस हो गई, चाहे वो जेड एक्सेस हो गई। ठीक है ना, और तीनों के बीच का जो एंगल होता है, फेस के बीच का एंगल, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, वैसे क्रिस्टल सिस्टम नेचर में 7 टाइप के मिलते हैं, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, CHM, C से क्यूबिक, S से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, OR ऑर्थोरोम्बिक रोम्बाहेड्रल, TT मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टाइम टेबल। कैसे याद करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री, वो भी कौन सी, ऑर्गेनिक, TT मतलब टाइम टेबल। क्लियर है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर तीनों एंगल बराबर है। ठीक है ना, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A मतलब ऑल इक्वल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ T मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल होंगे। N मतलब नो इक्वल, यहाँ पर N मतलब नो इक्वल, यहाँ पर मैं तीनों इक्वल है तो मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पर एक भी इक्वल नहीं तो मैं N लिख देता हूँ, नो इक्वल, यहाँ पर 2 इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे क्या याद रखोगे, यहाँ पे एक तो आप याद रखोगे CHM केमिस्ट्री, वो भी कौन सी, ऑर्गेनिक, वो भी TT हो गया। ये याद करने तरीका क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AT NNA NT। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, यानी 3 एंगल बराबर है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, 90 के बराबर है, ये 90 के बराबर नहीं है, ये 120 है, तो यहाँ 2 एंगल बराबर है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, 2 एंगल बराबर है, यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है, यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है, यहाँ पर एक भी एंगल इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 एंगल इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे आप कैसे याद करोगे, शॉर्टकट 3223303। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, जल्दी से फिर नोट करो, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट करो। ठीक है ना, तो बच्चों ये शॉर्टकट था। ठीक है ना, और बच्चों देख लो मैं एक आध इंफॉर्मेशन और आपको बता देता हूं। आपसे कभी कभी वॉल्यूम पूछेगा कि बच्चों बचाओ वॉल्यूम इसका कितना होगा,
तो देखो जो ये अल्फा बीटा गामा, अगर आपको तीनों की वैल्यू पता है, जैसे आपको देखो इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए बी सी, ठीक है। फिर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वैल्यू पता है अल्फा की, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, वैल्यू पता है आपको, माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो गया, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की पावर 1/2, ठीक है। तो यहां पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो, एबीसी की वैल्यू पुट करो, यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट करो। तो यहां से हेक्सागोन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूबिक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल दो टाइप की होती है, एक प्रिमिटिव, दूसरी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स में होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में एटम्स जो होते हैं कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी होते हैं, ठीक है ना। और प्रिमिटिव क्या होगी, सिर्फ एक ही टाइप ही होगी जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, वो 3 होती हैं, कौन सी, बीसीसी, एफसीसी एंड एंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अब देखो जो सिंपल क्यूबिक में मतलब क्या होगा, एटम्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स में होते हैं। जबकि बीसीसी में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स प्लस कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पे, यानी क्यूब के सेंटर में, ठीक है। एफसीसी में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स प्लस कहाँ पर होगा, फेस के सेंटर पे। क्या आ रही मेरी बात समझ में। यहां पे एटम्स कहां होंगे, कॉर्नर्स में प्लस 2 अपोजिट फेस में। मैं ये आपको समझा देता हूं, इसमें आपको डाउट होगा। तो देखो एंड सेंटर क्यूबिक क्या होता है, देखो यहां पर ये क्यूब हो गया, तो यहां पे एटम्स कहां होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं। तो चलो मैं कॉर्नर्स पे एटम बना देता हूं, तो ये एटम्स की लोकेशन होगी कॉर्नर पे, ठीक है। अब देखो 2 अपोजिट फेस, मतलब यहां पर एक एटम होगा तो उसके यहां पर होगा अपोजिट में, और कहीं नहीं होगा। अगर आप यहां नहीं रखना चाहते हो, बोलोगे सर हम यहां नहीं रखेंगे एटम्स, तो अगर आपने यहां पर रख दिया तो उसके अपोजिट में, बस खत्म। इसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर क्यूबिक बोलते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो जेड की वैल्यू याद रखनी है। जेड मीन्स क्या होगा, जेड मीन्स होगा, मैं लिख देता हूं, जेड मीन्स होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना। तो यहां पे जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहां पे जेड की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे जेड की वैल्यू 2 होती है। यहां पे पूछा बच्चों जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। जबकि यहां पे जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। जेड मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहां मैंने क्या निकाला हुआ है, ये जेड निकाला हुआ है। तो 1 2 4 2, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों को देखो मैं आपको बात करूं, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर्स के एटम टच करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में आप जाओ और वहां पे वीडियो को वॉच कर लो। हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो वहां आप देख लेना। तो यहाँ ये 1 शॉट वीडियो है, तो मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। और बच्चों देखो यहाँ पर जेड हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो मैं दोनों को रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों लैटिस पॉइंट के बारे में। तो बच्चों देखो लैटिस पॉइंट कितना होता है, तो यहाँ पर 8 कॉर्नर है तो 8 लैटिस पॉइंट हो गया। यहाँ पे 8 कॉर्नर है, 1 बॉडी सेंटर है, तो लैटिस पॉइंट 9 हो गया। यहाँ पे 8 कॉर्नर है, 6 फेस सेंटर है, लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है आप लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हो गई तो आप आराम से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू वी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सॉलिड स्टेट में, जब मैंने डिटेल में चैप्टर डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो जेड मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एम मतलब हो गया मोलर मास, जिसकी आप डेंसिटी निकाल लो, एम मतलब उसका मोलर मास की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे आप NaCl की डेंसिटी निकालोगे, आगे चल मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं NaCl का मोलर मास रखूंगा वहां पर। Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर और V मतलब वॉल्यूम हो गया। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है मैं लिख देता हूं, यहां पर A क्यूब होगा, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वो ये यूज कर लेना।
और बच्चों देखो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, जिसको पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं। तो यहां बच्चों देखो पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, या फिर इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। इसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इक्वल टू क्या होगा, देख लो बच्चों, ये इक्वल टू होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। देखो यहां पे देखो, यानी होगा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू, ठीक, ये यहां से क्या आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, और यानी ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम आएगी। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी तो ध्यान से देखो, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो चुका है डिवाइड बाई A क्यूब हो गया है। तो बच्चों देखो परसेंट में निकालोगे क्या होगा, परसेंट हमेशा 100 से देखते हैं, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसी वैल्यू में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, Z इंटू 4/3 और ये क्या हो गया, पाई आर क्यूब हो गया डिवाइड बाई A क्यूब इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, यानी यहां से जो नीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां पे जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, तो देखो बच्चों यहां पे जो वैल्यू आएगी, तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आएगा 52.4% आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये 68% आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये 74% आएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखो A मीन्स क्या होता है, जो A स्मॉल a लिखा हुआ इसका मतलब होता है एज लेंथ होता है, ठीक है ना, और R मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम होता है, ठीक है ना। अब R और स्मॉल a में रिलेशन पूछ लेगा, तो बच्चों देखो सिंपल क्यूबिक में जो R इक्वल टू क्या होता है, A/2 होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे आया, तो सिंपल वही सेम चीज है। आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओ और आप वीडियो को वॉच कर लो। यहां पर देखो बच्चों R इक्वल टू क्या होगा BCC में, तो √3a डिवाइड बाई 4 आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। यहां पे बच्चों R इक्वल टू निकालोगे कितना आएगा, a डिवाइड बाई 2√2 आएगा। तो ये भी नोट कर लो। तो आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं इसके बारे में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सब याद रखनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वॉइड पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉइड क्या होता है। जब भी आप एटम को अरेंज करते हो तो बीच में जो गैप आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वॉइड क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेनर वॉइड, दूसरा क्या होगा, नॉन प्लेनर वॉइड, ठीक है ना। प्लेनर वॉइड कब बनेगा, जब आप एटम की एक लेयर रखोगे। नॉन प्लेनर वॉइड कब बनेगा, जब एटम्स की आप कई सारी लेयर रखोगे, ठीक है। तो प्लेनर वॉइड भी दो टाइप का होता है, एक होगा ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड, एक होगा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। नॉन प्लेनर वॉइड 3 टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बच्चों देखो ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड क्या होता है, जब अगर आप 3 एटम को ऐसे रख दोगे तो जो बीच में गैप आया, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड जो क्या होता है, जब आपने 4 एटम्स को ऐसे रख दिया तो बीच में जो वॉइड बनेगा, ये वाला वॉइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, अब तुम्हें 2 लेयर रखनी है, तो मैंने क्या किया, एक लेयर एटम्स की ये रख दी, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर मैंने क्या किया, एक लेयर को और रख दिया, तो जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, ये मिनिमम 4 एटम से बनता है, ये मिनिमम कितने एटम से बनेगा, 6 एटम से। यानी अगर तुमने एटम्स को ऐसे अरेंज कर दिया 4 एटम को, अब इसी के ऊपर मैंने क्या किया, इसी के ऊपर एक एटम रख दिया और इसी के नीचे एक एटम रख दिया, तो जो वॉइड बनेगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर है। ये बच्चों देखो इसी वॉइड को अगर तुम देखोगे एक अलग एंगल से, तो ये वॉइड ऐसा भी दिखता है, यानी ये ऐसा भी दिखेगा कि 3 एटम्स ऐसे रख दो, ठीक है, फिर 3 एटम ऐसे रख दो। अब इन तीनों एटम को उठा के इसको ऊपर रख दो, इस वॉइड के ऊपर वॉइड आना चाहिए, तो जो वॉइड बनेगा वो भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट देखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप अलग अलग एंगल से दिखोगे तो एक तरफ से ऐसा दिखेगा और एक तरफ से ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्यूबिक वॉइड देखो बच्चों क्या होता है, क्यूबिक वॉइड मतलब तुमने 4 एटम्स ऐसे रख दिए, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर तुमने क्या किया, 4 एटम्स और रख दिए,
तो जो 8 एटम से मिलकर वॉइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये वॉइड कहाँ बनता है, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये वॉइड बनता है एफसीसी में बनता है। ठीक है, ये वाला वॉइड कहाँ बनेगा, ये सिंपल क्यूबिक में बनेगा। ये वाला वॉइड कहाँ बनेगा, एफसीसी में बनता है। ये वॉइड कहाँ बनेगा, एफसीसी में बनेगा। ये कहाँ बनेगा, सिंपल क्यूबिक में बनेगा। तो बच्चों देखो अभी तक मैंने डिस्कस किया कि ये वॉइड किस में बनते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये वॉइड किस लोकेशन पे बनते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे कि ये वॉइड एफसीसी में बनते हैं, कहां पर बनते हैं एफसीसी में, बॉडी के डायगोनल पे बनते हैं। क्लियर है? ये वॉइड कहां बनते हैं, सिंपल क्यूबिक में बनते हैं। कहां पे बनता है, ये फेस के सेंटर पे बनते हैं। ठीक है ना, अगर आपको डिटेल में जानना है, पूरा फील करना है कि एक्चुअल में कहां बन रहा है, तो मैं बता रहा हूं आप सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओ और इस वीडियो को वॉच करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जबकि मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो कहाँ बनता है, वो भी बनता है बॉडी के डायगोनल पे। तो बच्चों बताओ, ये भी बॉडी डायगोनल पे बन रहा है, ये भी बॉडी डायगोनल पे बन रहा, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। ये कहाँ बन रहा, बॉडी डायगोनल पे तो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, 1/4 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर्स। तो कॉर्नर से कितनी होगा, 1/4 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना, यानी क्या होगा, वहां से कॉर्नर बॉडी डायगोनल कितना होता है क्यूब में, √3a होता है, तो वो कहाँ बनेगा, √3a/4 पे बनेगा। ठीक है, एफसीसी में ये वर्ड कहाँ बनता है, तो बच्चों ये वाला वर्ड दो जगह बनता है। कहाँ बनता है, एज के सेंटर पे बनता है, और कहाँ बनता है, बॉडी के सेंटर, मतलब क्यूब के सेंटर पे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब अच्छा देखो, सिंपल क्यूब में जो ये वॉइड बनता है, कहाँ बनता है, ये वॉइड बनेगा बॉडी के सेंटर पे। ठीक है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है, तो मैं इसी बात पर रफ कर देता हूँ। अच्छा देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा, बताओ चलो लैटिस पॉइंट कितना होता है, ये 17 होता है। ठीक है ना, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 12 होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, वो 6 होता है। ठीक है ना, अब बच्चों देखो, यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो एटम्स का जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 74% आता है। ठीक है, अब बच्चों आपने एफसीसी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। एफसीसी में क्या होता है, जेड की वैल्यू लैटिस पॉइंट कितना होता है, 14 होता है। जेड की वैल्यू 4 होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछ ले कितने होते हैं, 4 होते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74% होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी अगर मैं पूछूं बच्चों, देखो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, देखो यहाँ पर ये ट्वाइस जेड बोल सकते हो, क्योंकि जेड की वैल्यू 6 है, तो 2 जेड मतलब 12 हो गया। इसको क्या आप जेड बोल सकते हो, इसको देखो यहाँ पर भी आप जेड बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, ट्वाइस जेड बोल सकते हो। यानी मैं बोलूँ कि अगर HCP लिखा हुआ है या फिर FCC लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों में क्या होगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल, और क्या होगा, फेस सेंटर्स क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती है, जितनी भी जेड की वैल्यू होगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू 6 होती है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 होती है। तो मैंने जेड ले लिया नंबर, तो जेड हेक्सागोनल में पता ही है आपको, और FCC में पता है। तो बच्चों यहाँ पे पूछेगा, बताओ जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होता है, वो जेड होता है, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होता है, वो ट्वाइस जेड होता है। तो ये आपको याद रखना है। आज पूछ लेगा, बताओ बच्चों कैलकुलेट, बताओ फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर यूनिट एटम कितना होगा, पर एटम। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एटम भी 4 है, तो पर एटम ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना आएगा, 1 आएगा। या इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जेड की वैल्यू भी 6 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे बहुत से टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे आपसे देखो यहाँ पे पूछा, और भी चीजें पूछी जाएंगी कि बताओ बच्चों लैटिस पॉइंट आपने बता दिया, वैसे आप बताओ इसका वॉल्यूम कितना होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल का, तो क्या होगा, 24√2r³ होता है। अब बताओ ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस आर होता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ।
तो देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग मतलब क्या होगा कि आपको एटम्स की कई सारी लेयर बिछानी है, तो एटम्स क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, तो एक क्लोज पैक बनाएंगे, जिसको हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब बच्चों जो देखो, आप एटम्स की लेयर बिछा रहे हो, अगर फर्स्ट लेयर क्या होगा, अगर आपने थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर बिछाई, सेकंड लेयर बिछाई, अगर आपने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर रखी, तो फर्स्ट लेयर क्या होगी, थर्ड लेयर के आइडेंटिकल हो जाएगी। तो वहां पे जो यूनिट सेल बनेगी वो क्या बनेगी, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है। ठीक है ना। अब इसलिए उस क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल है, इसका मतलब ABIB टाइप की क्लोज पैकिंग हो जाएगी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं लोग CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। तो देखो जब क्या होगा, एटम्स की लेयर बिछाओगे, तो एटम्स की तुमने A लेयर बिछाई, B लेयर बिछाई, और थर्ड लेयर तुमने क्या की, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर रखी, तब क्या होगा, A B C तीनों लेयर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ऐसी टाइप की क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? और वहां पे जो यूनिट सेल बनती है वो कौन सी बनती है, FCC यूनिट सेल बनती है। ठीक है ना, इसलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग को FCC क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, उसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है ना, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और इसको बच्चों देखो मैंने बताया रखा है, किसने बताया हुआ, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में डिस्कस देख करना है कि डिटेल में मुझे समझना है कि एक्चुअल में क्लोज पैकिंग कैसे होती है, क्या होती है, तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे और इस वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है ना, बाकी तो हम लोग यहाँ पर तो इतने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। तो बोला इंपिरिकल फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है। कैसे, देखो बोला कि एक ए है, जो एटम्स कहाँ है, ए एटम्स है कॉर्नर पे, यानी कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 × 1/8, यानी यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, बी के एटम कहाँ पर है, फेस के सेंटर पर है, फेस कितनी होती है 6, और हर फेस सेंटर का एटम क्या होगा, 2 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो पर यूनिट सेल में कितना आएगा, 1/2, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर है। यानी हर यूनिट सेल में ए के कितने एटम है, इफेक्टिव एटम 1 है, और बी के इफेक्टिव एटम कितने हैं, 3 है, तो पर यूनिट सेल में क्या होगा, एक AB3 होगा। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला देखते हैं। अब बोला कि ए एटम्स है, वो कहाँ पर है, उनकी लोकेशन कहाँ है, फेस का सेंटर प्लस कॉर्नर दोनों जगह दिया हुआ है। फेस कितनी होती है 6, और हर फेस पे क्या होता है, 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8 कॉर्नर है और इंटू 1/8, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 1 4, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब बी एटम की देखो लोकेशन कहाँ पर है, एज के सेंटर में है और बॉडी के सेंटर में है। बोला बता उनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एज कितनी होती है, 12 एज होती है, और हर एज सेंटर 1/4 होता है शेयर। ठीक है, यानी 4 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो पर यूनिट सेल में 1/4 आएगा। तो मैं इफेक्टिव एटम्स निकाल रहा हूँ, बॉडी सेंटर एक होता है और वो पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है। यानी यहाँ पर देखो उसके पर यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल है, ए के 4 एटम है और बी के 4 एटम है, बट मुझे निकालना क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनका रेशियो होता है, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, AB आ जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 4th वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोला ए एटम कहाँ पर है, FCC में है, तो जैसा कि मुझे पता है कि FCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, यानी एक एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है। ठीक है, तो ये जेड की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि FCC में जेड 4 होता है। और बी के एटम्स 100% टेट्राहेड्रल वर्ड में है, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 का 100% हो गया, तो 100/100। ठीक है, यार वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गया। तो ये किसके एटम्स हो गए, बी के एटम्स हो गए, यानी एक एटम पर यूनिट सेल में 4 है और बी के एटम कितने हैं, 8 है, यानी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, AB2 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं रफ करूं इसको। और बच्चों देखो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो बच्चों कि यहाँ पर जो बी के एटम्स है कहाँ पर है, 50% टेट्राहेड्रल वर्ड में है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब होते हैं 8 टेट्राहेड्रल वर्ड, अब इसका 50% लेना है, मतलब क्या होगा, 50% ले लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी क्या आएगा,
A4B4 मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला AB आ गया। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ पूरे को, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर फोर्थ, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर ये लिखा हुआ जो O-2 के टर्म्स है वो कहाँ पर है, फेस के सेंटर पे है। ठीक है, तो मैं O-2 के कहाँ रखते हैं, फेस के सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हर फेस सेंटर 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसलिए 1/2 यानी वैल्यू 3 आ रही। अब बोला CA+2 के टर्म्स कितने हैं, कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर मतलब कहाँ होगा, देखो 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर के लिए 1/8, तो वैल्यू ये 1 हो गई। ठीक है, अब बोला TI कहाँ पर है, तुम्हारा बॉडी के सेंटर पे है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो TI को चलो बॉडी के सेंटर पे रखो, तो TI रखो यहाँ पे, कितना आएगा, ये बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो यानी इसका जो ये TI का टर्म 1 है, CA 1 है, और O कितना है, 3 है पर यूनिट सेल में, तो इसका देखो फॉर्मूला आएगा TI CA, तो वैल्यू आ रही है CA TI O3 आ गया। क्लियर है? अब बच्चों पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, तो चलो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो आएगा +2 + x, ठीक है, +3 × -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +4 आ रही है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 हो जाएगी। क्या क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो ऐसे बहुत ही सिंपल टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, आपसे अब इसमें पूछ देगा कि बताओ बच्चों इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। कब? देखो मैं बताता हूं कब। बोलेगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ कब, व्हेन वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। जब एक बॉडी डायगोनल को रिमूव कर दिया गया तब बोलेगा बताओ इसका बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बॉडी, देखो फेस कितने होते हैं, 6, एक बॉडी डायगोनल को रिमूव करने का मतलब है कि उस बॉडी डायगोनल तो ये होता है, पहले तो ये समझो, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से कनेक्ट कर दो, यानी इस बॉडी डायगोनल से जितने भी एटम टच कर रहे होंगे उस एटम को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो बताओ फेस का सेंटर क्या बॉडी डायगोनल को टच करता है? नहीं करता है, मतलब ये एटम चेंज नहीं होंगे, यानी 6 × 1/6 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस बताओ कितने कॉर्नर 8 होते हैं, कितने कॉर्नर कम हो जाएंगे, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को टच करता है, मतलब 8 कॉर्नर ही रहेंगे, अब 6 कॉर्नर रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब बच्चों उसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 3 + 3/4, वैल्यू कितनी आएगी, 15/4 आ गया, ये एक ही वैल्यू आ गई। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बच्चों बी के एटम्स निकालते हैं। एज के सेंटर, एक बॉडी डायगोनल में मतलब कितने एज सेंटर होते हैं, एक भी एज सेंटर नहीं होता है, मतलब यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बॉडी सेंटर क्या होता है, हाँ बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर से पास होता है, यानी ये वाला एटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी होगी, 1 से 0 एटम हो गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। क्या आई बात समझ आप लोगों को? यानी इसका देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ए के एटम्स है 15/4 एंड बी के एटम्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब रेशियो होता है, 3 से डिवाइड कर दो, तो इसका आएगा वैल्यू, ए का आएगा 5/4 और बी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करोगे तो ए 5 और बी 4 आएगा। ये क्या हो गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, किसका, इस वाले। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको रेडियस रेशियो के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओ, उस वीडियो को वॉच करो। तो मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ। तो कोई ट्राइगोनल वॉइड होता है, उसमें जो आइडियल रेडियस रेशियो क्या होता है, ट्राइगोनल वॉइड कैसा होता है, इस टाइप से वॉइड होता है। क्लियर है? इसके बीच में देखो एक गैप है, यहाँ पे एक स्मॉल एटम फिट कर सकते हो। अगर इनकी वैल्यू कैपिटल आर रेडियस, उसकी रेडियस स्मॉल आर मान दी, तो यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। और ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो ट्राइगोनल वॉइड में अगर तुम आइडियल रेडियस रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 0.155 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगी 0.225 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 0.414 आता है।
और यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 0.732 आता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आई है? आइडियल वैल्यू आई है। जबकि नेचर में क्या होता है, स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल किस फॉर्म में होता है, मैंने बताया हुआ था। तो 0.155 आर से स्मॉल आर बाई कैपिटल की वैल्यू कितनी होती है 0.225 के बीच में होती है। क्यों होती है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 0.225 से क्या होगा, ये होता है 0.414 के बीच में होता है। ये देखो 0.414 से लेके कहाँ तक होगा, 0.732 के बीच में होगा। और यहाँ पर 0.732 से लेके कहाँ तक होता है, ये 1 के बीच में होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको नोट कर दो, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जेड की वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आई थी, याद करो, हम लोग ने कैलकुलेट किया था 4:4 आया था। अब 4:4 मतलब क्या होगा कि Na प्लस की वैल्यू कितनी होती, जेड की वैल्यू 4 होती पर यूनिट सेल में, और Cl माइनस भी कितना होता है, वो भी 4 होता है, ठीक है। वैसे देखो Cl में याद करो कितना आया था, 1:1 आया था। ZnS में कितना आया था, 4:4 आया था। यहाँ पे कितना आया था, 4:8 आया था। और यहाँ पे कितना आया था, 8:4 आया था। यानी 8:4 मतलब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन कितना होगा, वो पर यूनिट सेल में 8 होता है, और एनायन कितना होता है, वो 4 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, यहाँ पर कितना था 6:6 था, यहाँ पे कितना था 8:8 था, यहाँ पर 4:4 था, यहाँ पर 8:4 था, और यहाँ पे कितना था 4:8 था। यानी कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है, एनायन का 8 होता है। जैसे यहाँ पूछे, यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों सेम होता है, यहाँ पर कैटायन का 8 होता है और एनायन का 4 होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों ये पूछा जाएगा नेक्स्ट की, बताओ ये किस वर्ड में होता है। तो NaCl किस वर्ड में होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होता है। ये किस वर्ड में होता है, ये क्यूबिक वर्ड में होता है। बाकी के तीनों क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड में होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वर्ड में किस में होते हैं, 100% में होते हैं। ये भी कितना होता है, 100% टेट्राहेड्रल वर्ड में होता है। जबकि ये किस में होता है, ये 50% टेट्राहेड्रल वर्ड में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं इसको सही से देखो लिख देता हूं। तो ये 100% टेट्राहेड्रल वर्ड था, और ये भी 100% टेट्राहेड्रल वर्ड था। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है या डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, तो मैं प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाओगे और इन वीडियो को वॉच कर लोगे, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, यहां पर आइडियल रेशियो कितना आया था, याद करो। तो आइडियल रेशियो मतलब क्या था, रेडियस रेशियो की बात हो रही है। तो रेडियस रेशियो मतलब क्या होगा, जिसका साइज छोटा है उसको तुम्हें ऊपर रखना है, और जिसका साइज बड़ा होगा उसको तुम्हें नीचे रखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइडियल वैल्यू है, आइडियल रेडियस रेशियो। क्लियर है? तो यहां बच्चे बताओ, याद करो आइडियल रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी। यहां पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड में इसका मतलब क्या था, 0.414 आएगा। ये क्यूबिक में मतलब क्या होगा, 0.732 आएगा। ये देखो टेट्राहेड्रल वर्ड में मतलब कितना आएगा, 0.225 आएगा। यहां पर भी कितना आया था, 0.225 आया था। यहां पे भी कितना आएगा, 0.225 आएगा। यानी रेडियस जिसका साइज छोटा है तुम्हें ऊपर रखना है, और जिसका साइज बड़ा उसको नीचे रखना है, और वो इक्वल टू कितना होगा, 0.225 होगा। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। और देखो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, उसके लिए मैं ये वाला पॉइंट रफ कर देता हूं, तब देखो मैं बताता हूं। एक हम लोग ने पढ़ा था रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसका जो सम होता है, ठीक है ना, ये कितना होता है। अगर बात करूं यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, याद करो यहाँ पे कितना आ रहा था, ये कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है, यानी कॉर्नर पे होगा और एज सेंटर, मतलब वैल्यू ये a/2 आई थी। ये कितना आया था, ये √3a/2 आया था, बॉडी के सेंटर में था। और ये क्या कितना आएगा, ये √3a/4 आएगा। ये कितना आएगा, √3a/4 आएगा। और ये कितना आएगा, ये भी √3a/4 आएगा। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अगर आपको पता है और रेडियस ऑफ एनायन और एज लेंथ पता है, तो आप यहां से रेडियस ऑफ एनायन निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर NaCl स्ट्रक्चर है तो कैटायन दे दिया जाएगा, ए की वैल्यू पता होगी, ये इक्वल टू a/2 करके सॉल्व कर लो। अगर आपको Zn स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया है, बोलेगा रेडियस ऑफ एनायन निकालो, तो कैटायन पता है, एनायन निकालना है, और ये इक्वल टू क्या रख दोगे, √3a/4 रख दोगे। क्लियर है? तो एज लेंथ भी पता है, रेडियस ऑफ कैटायन भी पता है, तो रेडियस ऑफ एनायन सॉल्व हो जाएगा।
तो ये हम लोगों को शॉर्टकट था। अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और इन सारी वीडियो को वॉच कर लीजिए। अब अगर आप जल्दी से नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, या इसी टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद है तो मैं बहुत सारे शॉर्टकट से बताऊंगा, ठीक है। तो नोट करिए। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये मैं आइडियल क्रिस्टल बना रहा हूँ। ये बच्चों देखो आइडियल क्रिस्टल है। इसका मतलब क्रिस्टल मतलब यहाँ पर NaCl है तो क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है ना। फिर ये Cl माइनस, फिर ये Na प्लस Cl माइनस। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बच्चों मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, आपका आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे बच्चों, देखो अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो फिर से रीअरेंज होंगे स्टेबल होने के लिए। आई बात समझ में आप लोगों को। ये टेम्परेचर चेंज करने पे बार बार ये क्या होंगे, रीअरेंज होंगे। और जब रीअरेंज होते हैं तो क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत डिफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आयंस क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। अब डिफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। अब पॉइंट डिफेक्ट भी क्या होता है, एक होता है स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अब स्टोचियोमेट्री भी क्या होगा, एक होता है वैलेंसी डिफेक्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वो लोग के बारे में डिस्कस ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। तो एक हो गया स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा क्या होगा, नॉन स्टोचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है। नॉन स्टोचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। अब अच्छा देखो थर्ड नंबर क्या डिस्कस करेंगे। तो थर्ड नंबर क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो हम लोग वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे, ठीक है। अब बच्चों देखो स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये स्टोचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट है, यानी यहाँ पर जो स्टोचियोमेट्री होगा वो यहाँ पर सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं, यानी जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने ही एनायन मिसिंग होंगे। जैसे कि मान लो 100 कैटायन है और 100 एनायन है किसी भी क्रिस्टल में, तो उसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगर मान लो देखो, मैं देखो एग्जांपल एक बता रहा हूँ, अगर मान लो 100 सोडियम है और 100 क्लोरीन है तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला कितना होगा, NaCl क्या हो जाएगा, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन मिसिंग हो जाए, जैसे मान लो मैंने 2 कैटायन मिसिंग कर दिए तो 98 कैटायन हुआ और 2 एनायन भी मिसिंग हो गए। अब भी देखो बच्चों यार इसका इंपिरिकल फॉर्मूला कितना रहेगा, अभी भी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब इस स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, एनायन मिसिंग हो जाते हैं। तो ऐसे देखो डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम सेम है और यहाँ मास क्या हो चुका है, डिक्रीज कर गया है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम होती है। मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। यानी जब भी स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी क्या होती है क्रिस्टल की, तुम्हारी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, अभी समझ लो, यहाँ पर इक्वल रेशियो में, मतलब मैं बोलो इंपिरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिफेक्ट में क्या होता है, मैं लिख देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इन दोनों ही डिफेक्ट में इंपिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो ये डिफेक्ट हो चाहे वो ये डिफेक्ट हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाएंगे क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा,
इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, NaCl का NaCl ही रहेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे ये कैटायन एनायन है, कैटायन एनायन कर दिया। ठीक है, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ तुम्हारा, ये एक आइडियल क्रिस्टल है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब क्या होता है, एक कैटायन मान लो क्या होगा, यहां से डिसलोकेट होके कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों देखो क्या यहाँ पर मास कम हुआ है, नहीं कम हुआ है, यहाँ के वॉल्यूम कम हुआ है, नहीं कम हुआ है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर मास भी चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या आई बात समझ में आप लोगों को, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, सेम वैसे ही जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में डिक्रीज कर रही थी। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मास भी चेंज नहीं हुआ है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये जितने भी हैं क्या करते हैं, इनमें देखा गया है कि इन क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। जबकि ये एग्जांपल दिए गए हैं, तो ये कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं पहली बात तो, ठीक है। और जनरली देखा गया है कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं उनका देखो यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें आपको याद रखना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखा गया है कि जनरली उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। आई बात समझ में, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं और लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। और बच्चों देखो अब कैटायन हो गया एनायन हो गया, तो कैटायन एनायन के साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन के साइज में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, होगा तो एनायन का साइज ही बड़ा, कोई एक बड़ा ही होगा, तो एनायन का साइज ही जनरली बड़ा होगा, तो एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा, पर इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो होता है वो 1 से तो छोटा होगा बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखा गया जो फ्रैंकल इफेक्ट शो करते हैं उसमें जो एनायन का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है कैटायन के साइज से, यानी मैं बोल सकता हूं जो कैटायन बाय एनायन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उस वो 1 से डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो अब ऐसा क्यों होना चाहिए, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्योंकि देखो यहां पर कैटायन कहां पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड में जा रहा है ना, यानी गैप के अंदर जा रहा है, वॉइड के अंदर जा रहा है। तो वॉइड के अंदर कैटायन कब जाएगा, जब वॉइड बड़ा बनेगा। अब वॉइड बड़ा कब बनेगा, जब कैटायन का जब एनायन का साइज बहुत बड़ा होगा, यानी जब ये एटम्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो वॉइड भी बड़ा बनाएंगे, और वॉइड बड़ा बनाएंगे और वॉइड के अंदर कैटायन जाना है तो वॉइड बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो वॉइड बड़ा कब होगा, जब एनायन बड़ा होगा। कैटायन का साइज छोटा कब होगा, जब आरसी छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे आरसी बाई आरए का रेशियो क्या होगा, 1 से बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है, तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बार बार पूछा जाता है आपसे, जो एजीबीआर होता है वो बॉर्डर पे होता है, यानी वो उसमें रेडियस रेशियो इस टाइप से होता है कि वो क्या करता है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है मैं भी एग्जाम में दे दूं, तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो फिर आप जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, कंपलसरी आपके लिए। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट के बारे में। ये क्या होता है, ये मेनली 2 टाइप का होता है। तो पहले मैं बताता हूँ, देखो स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट में क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम था, जबकि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट में क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मेनली 2 टाइप से होंगे, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, फिर इसके बाद में बताऊंगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। तो देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 टाइप से होगा। मेटल को आपको एक्सेस में करना है, मेटल मतलब कैटायन की बात हो रही है, नॉन मेटल मतलब एनायन की बात हो रही है, मतलब माइनस चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। अब मेटल एक्सेस आप कैसे कर सकते हो, जब एक एनायन कम हो जाए, ठीक है, या फिर एक मेटल बाहर से आ जाए, तो ये क्या होगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मतलब जब एक एनायन कम हो जाएगा तब मेटल अपने आप ज्यादा हो जाएगा।
या फिर दूसरा केस कि परफेक्ट क्रिस्टल दिया है, उसमें क्या हो जाए, एक मेटल बाहर से आ जाए, मतलब क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के समझाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया। तो देखो जो है मेटल मतलब प्लस मतलब कैटायन, माइनस मीन्स एनायन हो गया, ठीक है, प्लस मीन्स कैटायन हो गया और माइनस मीन्स एनायन हो गया। क्या ये बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो प्लस मीन्स कैटायन यानी मेटल की बात हो रही है, माइनस मीन्स एनायन मतलब नॉन मेटल्स की बात हो रही है। तो बच्चों देखो मेटल एक्सेस, देखो ये आइडियल क्रिस्टल है। अब मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, यहां से क्या करो, आप एनायन को मिसिंग कर दो, ठीक है। अब देखो अब ये न्यूट्रल तो बचेगा नहीं, आपको इसको न्यूट्रल भी रखना है, क्योंकि जितने भी आयनिक क्रिस्टल पाए जाते हैं सारे क्या होते हैं यहाँ पर, ये आयनिक वाले न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज से अनचार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है और नेचर में क्या होती है, स्टेबल चीजें ही एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब यहाँ से एनायन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो यानी यहां से देखो क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। जैसे एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इंटरेस्टेड साइड में एनायन आ जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और एफ सेंटर का क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है, कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये लैटिस क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। तो आपको याद रखना कि एफ सेंटर क्या होता है और ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। यानी इसी की वजह से कंपाउंड क्या करता है, कलर शो करते हैं बहुत से कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी किसमें होता है, तो आपको दो एग्जांपल्स याद रखने हैं, NaCl एंड KCl, ठीक है। तो जैसे देखो मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके कि मान लो पहले 100 कैटायन थे, ठीक है, और 100 क्या था, एनायन था। तो यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था, NaCl था। अब मान लो बच्चों कि यहां पर एक एनायन ज्यादा मिसिंग हो गया, मतलब कैटायन अभी भी 100 है। अब एनायन कितना हो चुका है, एनायन हो चुका है 99Cl हो चुका है, ठीक है। और एक एनायन मिसिंग हो गया, उसकी जगह क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अभी भी ये रहेगा तो न्यूट्रल, बट यहां पर देखो क्या होगा, मेटल ज्यादा हो गया, 100 का 100 है, बट यहाँ पे एनायन कम हो गया, मतलब मेटल ज्यादा हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहां बताओ बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ए मानता हूँ, चलो ये कैटायन है और ए बी करके अच्छे समझ में आएगा आपको, ये एनायन हो गया। तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला पहले कितना था, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला ए बी था, अभी क्या होगा, ए अभी उतना ही है बट बी क्या हो गया तुम्हारा, कम हो गया। तो यहाँ पर देखो ए कितना हो गया 100, यानी ए की वैल्यू तो 1 है देखो, और बी कितना हो गया 0.99 हो गया। तो यहाँ देखो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला ए बी था, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया है, ए बी 0.99 हो चुका है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो ये कम हो जा रहा है ना, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि एनायन की वैकेंसी की वजह से हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, एफ सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो एफ सेंटर क्या करता है, बहुत से कंपाउंड एफ सेंटर की वजह से कलर शो करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो ठीक है। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये भी देखो मैं आपको बना के समझा देता हूं। तो देखो अच्छा पर मैं प्लस लिख रहा हूं, मतलब कैटायन की बात हो रही है, मतलब मेटल, और माइनस मींस एनायन मतलब नॉन मेटल्स। समझ में आई बात आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों ये आइडियल क्रिस्टल था, अब क्या बोल रहा है कि मेटल एक्सेस करना है मुझे। अब मैं यहां पर देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, यहां पर एक एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में क्या आ जाता है, कैटायन आ जाता है, क्लियर है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या आ जाएगा, एक एनायन आ जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां तो एफ सेंटर बन रहा था, तो यहां पर देखो क्या होगा, कैटायन आ गया तो एनायन होगा, तो ओवरऑल ये भी न्यूट्रल रहेगा। मतलब ये वाला कंपाउंड भी क्या होता है, इस डिफेक्ट से भी न्यूट्रल रहता है। और जब ये वाला डिफेक्ट होता है तब भी क्या होता है, यहां पर ये लैटिस क्या होता है, न्यूट्रल होता है क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा जब बाहर से कैटायन आ जाएगा तो क्या होगा, देखो यहां पर अब देखो कैटायन बढ़ गया है, तो ये न्यूट्रल ही, बट कैटायन बढ़ चुका है एज कंपेयर टू एनायन। जैसे मान लो पहले 100 कैटायन थे और 100 क्या थे, एनायन थे, क्लियर है। मैंने चलो क्या ले लिया, बी माइनस ले लिया।
तो इंपेरिकल फॉर्मूला पहले कितना था, AB था, बट अब मान लो यहाँ पे कैटायन कितने हो गए, 101 हो गए हैं, एनायन कितना है, अभी भी 100 है, तो देखो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1.01 B हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी यहाँ पर, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों समझो देखो, यानी और ये डिफेक्ट जनरली कौन शो करता है, ZnO में जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट होता है। क्यों, कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये F सेंटर जरूर आप लोग याद रखना। तो बच्चों देखो हम लोगों ने नॉन स्टोइचिक पॉइंट डिफेक्ट एक पढ़ लिया, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो हम लोग सेकंड नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। तो बच्चों देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने मोल कॉन्सेप्ट में किए हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। और बच्चों एनसीईआरटी पढ़ते रहना, इसमें थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना एक बार, तब और अच्छे से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो एक कैटायन लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक एनायन है, ये कैटायन मतलब मेटल हो गया, एनायन मतलब नॉन मेटल हो गया, ये हो गया माइनस A प्लस माइनस फिर A प्लस B माइनस, ठीक है। तो ये मैंने पहले बना दिया, आइडियल क्रिस्टल बना दिया। तो आइडियल क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, बट जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट पाया जाता है, तो मैंने आइडियल क्रिस्टल पहले बना दिया। अब बच्चों देखो क्या होता है यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब क्या होता है कि मेटल कम हो जाता है। मेटल कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, देखो यहां से एक प्लस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर देखो पहले कितने थे, मान लो 100 क्या थे तुम्हारे कैटायन थे, जैसे मान लो यहां पर मान लो पहले 100 Fe+2 के एटम्स थे, चलो मैंने मान लिए, और 100 पहले कितने थे, O-2 के एटम्स थे। A प्लस को Fe+2 मान लिया, O-2 को मैंने B- मान लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पैसे कितना था, FeO था, क्लियर है। तो ये आइडियल क्रिस्टल था, तो इसके 100 एटम्स थे और इसके 100 थे, तो FeO इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया था इसका। अब मैंने क्या बोला कि यहां से एक Fe+2 मान लो हट गया, यानी A+ कम हो गया। अब अगर कम होगा तो अब बताओ बच्चों ये कम होने के बाद क्या होगा, अब तो न्यूट्रल नहीं बचा। बाद में बोल रहा कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये अभी भी न्यूट्रल रहेगा। अब न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा, तो यहां से जो A+ कम हुआ है, ठीक है ना, तो एक किसी भी A को देखो 2 A+ कम होंगे और इसकी जगह रिप्लेस कौन कर देगा, A+2 इसको रिप्लेस कर देगा। यानी देखो यहां पर हुआ क्या, देखो यहां पर जैसे मान लो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला 100 था, एग्जांपल देखो मैं समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो 100 क्या थे, Fe+2 थे और 100 FeO-2 थे, तो FeO इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा था। मैंने क्या किया यहां से मान लो 4 या फिर मान लो 6 मैंने क्या कर दिया, देखो 6 Fe+2 कम कर दिया। तो 6 Fe+2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर जो आयरन बचेगा कितना बचेगा, यहां से मान लो मैंने 12 माइनस चार्ज कम कर दिया, और मैंने क्या किया यहां पर 4 Fe+3 ऐड कर दिया। यानी इसमें कितने हो क्या रहा है, मेनली यहां पर Fe+3 के आयन Fe+2 के आयन को रिप्लेस कर दे रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, Fe+2 का आयन ने Fe+1 के आयरन को रिप्लेस कर दिया था। तो ये एक टाइप की देखो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। और इसी के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन वैकेंसी बोलते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहां पर देखो Fe+3 के एटम्स Fe+2 एटम को रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो यहां से मैंने मान लिया कि 6 Fe+2 के एटम्स कम हो गए, तो यहां पे कितने बचे, देखो 6 Fe+2 थे, तो यानी यहां पे जो बचेगा कितना बचेगा, 94 Fe+2 बचेगा। और 6 कम होंगे, उसकी जगह 4 कौन से एटम आ गए, Fe+3 के एटम्स आ गए। तो 4 एटम किसके आ गए, Fe+3 के आ गए। O के एटम्स अभी भी सेम है, तो ये सेम है, ठीक है। तो पहले देखो 100 कैटायन था और 100 एनायन था, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ये था। अभी देखो कितना हो गया, 98 कैटायन हो गया, ध्यान से देखो 98 आयरन है और 100 ऑक्सीजन है। तो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, 0.980 हो गया।
तो देखो यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। बट मैं बोल रहा हूँ अभी भी ये न्यूट्रल है। पहले देखो 200 प्लस चार्ज था, 200 माइनस चार्ज था, न्यूट्रल था। अभी भी देखो यहाँ पे चार्ज कितने का है, -200 का, यहाँ चार्ज कितने का है, +12 का, यहाँ चार्ज कितने का है, 188 का। तो अभी भी देखो कितना हो गया 200, ये भी कितना है -200। चार्ज अभी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज कम हुआ उतना चार्ज बढ़ गया। लेकिन यहां पर वैकेंसी एक क्रिएट हो गई। कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई, 2 वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो वैकेंसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले आप इसको समझ लो कि डिफेक्ट होता क्या है। तो यहां पर देखो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो नॉन स्टोइचोमेट्रिक जो भी रेशियो है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो गया है। तो आपको समझ में आ रही बात है। तो मैं इस पार्ट को रब करता हूं। अब देखो इसी के ऊपर मैंने मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किया हुआ था, याद करो आप लोग। यानी ऐसे टाइप के जितने भी कंपाउंड बनते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड हो गया, या फिर मान लो हो गया Fe0.93O हो गया, या फिर Ni0.98O हो गया। तो ऐसे टाइप के जो भी कंपाउंड बनते हैं सारे इसी डिफेक्ट की वजह से बनते हैं। कौन से डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैसे, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। क्लियर है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेट परसेंट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 किसमें, इन Fe0.98O। इसमें बोला जाएगा कि बच्चों बताओ कि Fe+2+3 का परसेंट बताओ। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों इस वाले कंपाउंड में Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये Fe0.98O लिखा है, मतलब Fe+2+3 दोनों है इसके अंदर। अब बोला बताओ बच्चों इसमें कितने परसेंट Fe+2 है और कितने परसेंट Fe+3 है, ठीक है। तो हम लोगों को परसेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल आइटम कितने हैं, देखो यहाँ पर टोटल आइटम कितने हैं। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं पहले तो आयरन के टोटल आइटम कितने हैं, आयरन के टोटल आइटम है 98। तो देखो यहाँ पे 3 मेथड से मैं देखो आपको इसी सेम क्वेश्चन को बताता हूं। तो मैं मेथड 1 बताता हूं पहले आपको। तो मेथड 1 से कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ टोटल देखो Fe+2 का परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट एटम है Fe+2 के, एटम का मैं परसेंट निकाल रहा हूं। तो Fe+2 के एटम्स कितने हैं, देखो 94, और टोटल एटम आयरन के कितने हैं 98, यानी 98 में 94 एटम Fe+2 के हैं इंटू 100। तो ये परसेंट किसका आ गया, Fe+2 का आ गया। अगर मुझे Fe+3 का परसेंट निकालना है तो 100 से माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना तो ऐसे भी निकाल लो। टोटल 4 एटम है 98 एटम से इंटू 100। तो यहाँ से किसका परसेंट आ गया, +3 का परसेंट आ गया। तो ये तो पहला मेथड हो गया जो कि आप सब लोग सॉल्व कर लोगे। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो देखो मैं नेक्स्ट और इसी का देखो और भी मेथड से सॉल्व करता हूँ सेम क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन मेथड क्या होगा। तो दूसरा देखो एक मेथड आपने मोल कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाने को ट्राई करता हूं कि जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Fe+2 की बात हो रही है, यहां पर Fe+3 की बात हो रही है। बीच में जो होगा एवरेज वैल्यू है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इस आयरन को क्या मान लो, X मान लो। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर होगा 0.98 एटम्स है X, ठीक है, -2 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 2 / 0.98 ये वैल्यू आ रही है। यानी X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन की, यहां पर देखो तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, यहां पर ये आ रही है 2 / मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये वैल्यू है 2 / 0.98 है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां पर परसेंट ऑफ आयरन कैसे आएगा, तो +2 का अगर आपको परसेंट निकालना है तो हम लोग ने शॉर्टकट पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, आपको याद होगा। इसके बीच का डिफरेंस बाय टोटल डिफरेंस इंटू 100, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, हाईएस्ट 3 है और एवरेज 2/0.98 है, यानी आएगा 3 - 2 / 0.98 डिवाइड बाई यहां पर आएगा 3 - 2 × 100, यानी इसका परसेंट निकालना है तो इसके बीच का डिफरेंस बाई टोटल डिफरेंस इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। क्लियर है। अगर आपको परसेंट निकालना है Fe+3 का, तो
Fe3 का परसेंट कैसे आएगा, 100 से माइनस कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, इसका अगर परसेंट निकालना है तो इसके अपोजिट वाले का बीच का डिफरेंस, तो ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है तो क्या होगा 2.0.98 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 100। तो बच्चों यहां से Fe+2 निकाल लेना और यहां से निकाल लेना, देखना दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। यहां से Fe+3 निकालना और एक बार यहां से निकालना, देखना दोनों वैल्यू सेम आ रही होगी। तो देखो दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और भी देखो हम लोग दो मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो देखो मैं नेक्स्ट थर्ड मेथड डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको मैं रफ करता हूं उसके लिए। तो बच्चों देखो यहां पर आपको जो परसेंट निकालना है, किसका निकालना है, Fe+2 का निकालना है और Fe+3 का निकालना है। तो बताओ बच्चों परसेंट किससे होता है, परसेंट हम लोग हमेशा 100 से निकालते हैं। तो मैंने मान लिया कि इसके परसेंट कितने हैं, x% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस x% हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, इसको फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा कितना हो गया, 100 माइनस x हो गया। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कितने परसेंट है, ये x% है, ठीक है। अब देखो +3 ऑक्सीजन स्टेट वाला कितने परसेंट है, ये 100 माइनस x% है। इक्वल टू एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 डिवाइड बाई किया था 0.98 आया था। यहां से बच्चों क्या करो, अब x की वैल्यू सॉल्व कर लो और मैं बोल रहा हूं जो x की वैल्यू आएगी यहां पर वही क्या होगा, Fe+2 का परसेंट होगा। तो यहां से Fe+2 का परसेंट और यहां से वैल्यू निकाल के चेक कर लेना, दोनों वैल्यू सेम आ रही होगी। तो ये देखो थर्ड मेथड हो गया सॉल्व करने का, आई बात समझ में। चलो कहो तो मैं फोर्थ मेथड भी डिस्कस कर देता हूं, वो भी बहुत आसान है। तो या फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डोपिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोपिंग होती क्या है। देखो बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो इम्प्योरिटी को ऐड करना क्या होता है, डोपिंग होता है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, यानी उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डोपिंग क्या होती है, डोपिंग मीन्स क्या होता है, इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्योरिटी को, किसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो पाए, मॉडिफाई हो पाए, यानी इंक्रीज हो पाए, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, या फिर एन मींस क्या रिप्रेजेंट करता है, सब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, यानी हम लोग डोपिंग करवा रहे हैं। तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, सच एज फॉस्फोरस, AS, Sb, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, मतलब जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हो। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, ठीक है। When the pentavalent impurities is added to the intrinsic और प्योर सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। क्या है सेमीकंडक्टर, SI या G, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। देन इट इज सेड टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये बोलना चाहता है कि यहां पर क्या है, मैंने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है। तो ये सिलिकॉन है, प्योर सेमीकंडक्टर, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये हो गया, ठीक है बच्चों। चलो मैं और इसको नीचे बना देता हूं। अब बच्चों एक बात याद रखना, तुम लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर सबके बारे में फिजिक्स में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहना। तो बच्चों देखो ये वाला आपका क्या प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस समय डोपिंग करवा देता हूं।
तो बच्चों देखो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने किसी ऐसे से डोपिंग कराई जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपको ये 3 दिख रहे होंगे। तो मैंने मान लो मैंने AS से डोपिंग करा दी, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी डाल दी AS की, मैंने पेंटावैलेंट की, तो मैंने AS डाल दिया। अब देखो इसके पास क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे ये देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास फ्री हो गया। क्या समझ पा रहे हो? अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरे में मूव करता रहेगा, पूरे में घूमता रहेगा। अब मूव करेगा तो जिससे क्या होगा, इसकी थोड़ी कंडक्टिविटी इस मटेरियल की क्या हो गई, इस सेमीकंडक्टर की इंप्योरिटी डालने से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये देखो यहां पर, तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन था अब ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एन टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? तो बहुत ही आसान पार्ट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना, शर्माना मत। तो फिर आप नोट कर लो अगर समझ में आ गया है तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसी इंप्योरिटी ऐड की है जिसमें क्या होगा, तुम्हारा वैलेंसी 5 है, ठीक है ना, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा मतलब निगेटिव चार्ज मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं है, तो मूव करेगा। तो ऐसे कंडक्ट से इंप्योरिटी ऐड करने वाले कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों देखो लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, बट वो कौन सी इंप्योरिटी होगी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होगी, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या लिखा हुआ है, जैसे ये 4 इंप्योरिटी लिखी हुई है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। और इन्हीं इंप्योरिटी को हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। तो बच्चों ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखो मैं आपको यहां एग्जांपल लेके समझाता हूं। और बच्चों आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, उसको मत छोड़ना, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो जितनी भी समझने वाली चीजें थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, है ना, एफसीसी के बारे में, सब चीजें डिस्कस कर ली हम लोगों ने। तो बच्चों देखो यहां पर ये प्योर सेमीकंडक्टर में पहले बनाता हूं, जैसे ये ले लिया मैंने। तो प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम लोग। देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। अब बच्चों मैंने इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी किसकी डाल दी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, यानी जिसमें आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो इनमें से मैंने कोई भी ले लिया, चलो मैंने गैलियम ले लिया, ठीक है, या फिर इंडियम ले लिया। तो मैंने क्या किया, देखो इंडियम की यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इंप्योरिटी डाल दी। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से देखो, क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? तो ये हो गया, ठीक है। अब इंडियम के पास क्या होता है, देखो यहां पर क्या होगा, इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ट्राईवैलेंट बोल ही रहा हूं, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मतलब मैं बोलता हूं ये होल होगा। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसको होल बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो ये होल लिखा हुआ है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चों देखो इस केस में क्या होगा, एक होल क्रिएट हो गया। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव चार्ज मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये मत बोलना कि प्रोटॉन मूव करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है ना। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसका मास भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझ रहा हूं? तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से नेग्लिजिबल होता है, यानी प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो पी टाइप मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये तुम गलत बोल रहे हो। तो पी टाइप मतलब क्या होगा, यहां पर होल मूव कर रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे एक होल क्रिएट हो गया है।
और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब होल है मतलब बोलते हो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बट वो प्रोटॉन नहीं है। तो बच्चों अब क्या होगा, बच्चों देखो यहां पर ये होल यहां पर आ गया। अब अगर देखो यहां पे वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ जाए, पहले होल देखो यहां पर था, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर उड़ के यहां पे आ जाएगा मान लो यहां पर मूव करके, तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन देखो यहां से क्या होगा, यहां पर अगर आ जाएगा तो होल यहां क्रिएट हो जाएगा। तो पहले देखो बच्चों होल यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब क्या कर रहा है देखो होल मूव कर रहा है, समझ पा रहे हो? पहले होल यहां पर था, फिर यहां पर था, फिर यहां पर आया, तो ऐसे पूरे में क्या होगा, होल मूव करता रहेगा। क्लियर है? होल मतलब क्या होगा यहाँ पर, होल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जबकि प्रोटॉन नहीं मूव कर रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां इसके मूव करने से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना? तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा पैरामैग्नेटिक हो गया और डायमैग्नेटिक हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। किसमें पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वैसे देखो इन तीनों के भी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, ये आपसे बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है ना? और कोई भी वन शॉट वीडियो अगर आपको तुमको चाहिए तुम कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।